हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर मैट्रिसेस शुरू किया था और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उससे बेसिक्स हमने पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑल दैट। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर करने वाले हैं। ये सेशन काफ़ी छोटा होगा, इसमें हम सिर्फ यही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और इसके अलावा हम करेंगे कुछ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग एक्सरसाइज तो कुछ होगी ही नहीं, आपके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप इजीली डील कर लोगे। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। पहला मैट्रिक्स हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुत इजी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। इट हैज़ ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ली A और उसको मैंने लिखा है 0 -3। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो हमारे रोज होते हैं और ये जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 1 एंड रोज कितने हैं? 2। तो रोज तो कितने भी हो सकती हैं, यहाँ पे 2 है इस केस में, लेकिन जो कॉलम होगा वो हमारा सिर्फ 1 होगा। ये आपको याद है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता था और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते थे? पहले हम लिखते थे रोज और उसके बाद हम लिखते थे कॉलम्स, राइट। तो जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं इन जनरल बात करती हूँ, इन जनरल, तो इन जनरल ए कोई भी एक मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है उसे मैं लिख सकती हूँ AIJ। ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देखी थी। फिर यहाँ पे हम लिखते थे उसका ऑर्डर। अब आप बताइए कि इस केस में मैं ऑर्डर क्या लिखूं? क्या मैं सीधे सीधे M क्रॉस N लिख दूं? तो नहीं, हमें पता है कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ हमेशा ही एक ही कॉलम रहने वाला है। हमारा रोज तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा कितना रहेगा? सिर्फ 1। तो इट विल बी M क्रॉस 1। ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें ऑर्डर हमारा आएगा M क्रॉस 1। कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो सपोज मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली B जिसमें मैंने 4 रोज ले ली, लेकिन मेरा कॉलम कितने हैं? 1। अब आप आगे देखते हैं, हमारी सेकेंड मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। उसमें हमारा एक ही कॉलम था, इसमें हमारा एक ही रो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ली B जिसे मैंने लिख दिया -12 √5 and 2। ये मेरी एक मैट्रिक्स। तो अब आप बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ रो हो गई मेरी 1 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए मेरे 3। तो ऑर्डर कितना आएगा? 1 क्रॉस 3, राइट। दिस वाज द नंबर ऑफ रोज एंड दिस वाज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारी हो गई है रो मैट्रिक्स। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं एक जनरल भी आपसे पूछूं तो इन जनरल क्या लिखोगे आप? In general, A is a row matrix whenever A is equal to AIJ and order of the matrix would be 1 cross any number। 1 हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज हमारी कांस्टेंट रहेंगी क्या? Only 1 row will be there in a row matrix। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम की बात करती हूँ तो वो मेरा कुछ भी हो सकता है, n can be any constant, right? An integer, I would say, positive integer। तो ये n मेरा कुछ भी हो सकता है, ये मेरी नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा होगा। मैट्रिक्स की शेप कैसी होती है? हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे। और अब आप मुझे बताओगे कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक स्क्वायर में कब कन्वर्ट होता है? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो स्क्वायर होते हैं उसके सारे साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? इक्वल। ये तो आपको बचपन से पता ही है। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी अगर हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हो गए तो क्या वो एक स्क्वायर नहीं बन जाएगा? रेक्टेंगुलर एरे तो ये था ही, उसको अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल कर दें तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ लिखा है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं इसका अगर ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा? M क्रॉस M, एज सिंपल एज दैट। यहाँ में मैंने M और N को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इन जनरल बात करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ तो A को क्या लिख सकते हैं? AIJ M क्रॉस M। इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकती हूँ? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी M।
अगर सिंपली आपको लिखा जाता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आप बेझिझक एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका जो ऑर्डर होगा वो 3x3 होगा। ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ 3 लिखा आया है तो हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही 3 है, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। Therefore m cross n matrix is said to be a square matrix only if m is equal to n, राइट। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैं एक स्क्वायर की बात, एक रेक्टेंगल की बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं एक स्क्वायर की बात करती हूँ, एक स्क्वायर मैंने लिया है ABCD, अब आप बताइए इसका जो मेरे डायगोनल होगा वो क्या होगा? एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा, दो डायगोनल्स विल बी देयर। सिमिलरली अगर एक मैं मैट्रिक्स बना दूं तो उसका डायगोनल भी कुछ इस तरीके से 1 और इस तरीके से 2, दो डायगोनल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करती हूं, अगर मैंने कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली, सपोज 2x3 ऑर्डर की, यानी मेरा 2 रोज होंगे और 3 होंगे कॉलम्स, तब अगर मैं उसका डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं तो यहां कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे और यहां कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे? यहां पे होगा, सपोज एक मैट्रिक्स थी मेरी 3 4 5 6 7 8। अब आप बताइए इसका जो डायगोनल होगा वो कौन कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा? यहाँ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। अगर ये स्क्वायर होता तो इजीली हो जाता। सपोज ये मैंने 2x2 मैट्रिक्स की 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाई है, तो उसमें मेरे एलिमेंट्स है सपोज 4 -1 2 एंड 0। तो आपको दिख रहा है कि ये डायगोनल क्या है, 4 और 0। 4 और 0 मेरे डायगोनल पे पड़ रहे हैं। इस केस में 2 और -1 मेरे डायगोनल पे पड़ रहे हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो आप कुछ नहीं कह सकते। 3 पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा 4 पे पढ़ रहा है कि 7 पे पढ़ रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। दैट मीन्स ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इट हैज टू बी, फर्स्ट इसका जो पॉइंट बनेगा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। सबसे पहले तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। उसके बाद ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है 3x3 की, राइट। इस 3x3 ऑर्डर की मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये मैंने बनाया। सो -1 एंड 0 0 2 0 2 0 0 0 3, ये मेरी एक मैट्रिक्स है जिसे मैं एग्जैक्टली बोलूंगी डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे मैंने एलिमेंट्स लिखे थे सिर्फ ये दिखाने के लिए दैट आपको पता चले कि डायगोनल्स एक्चुअली मैट्रिक्स में कहां कहां हो सकते हैं। बट ये रहेगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारी एक ऑर्डिनरी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो एटलीस्ट नहीं है। हमको पता चल रहा है यहाँ पे m और n इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो हमारी स्पेसिफिकली है, ये आपको पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि m और n इक्वल है। बट एक कंडीशन और है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नाउ व्हाई? बिकॉज उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, हमें पता है ये हमारा आ गया डायगोनल, ये हमारा डायगोनल आ गया। इसके अलावा जितने भी मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं और एक एग्जांपल देती हूं आपको, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली है 2x2 की। सबसे पहले 2x2 से शुरू करते हैं, 3 का तो मैंने आपको दे दिया। सपोज मैंने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है, -1 0 3 0 2, ये 0 है एंड दिस इज 2। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसमें ये तो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए, ये और ये। क्या मैं नेम दे सकती हूँ इसे? यस डेफिनेटली। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। क्या मैं इसे नेम दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हूँ। ये मेरी हो गई ए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को देखूं तो इसमें आपको इसकी नेमिंग में एक स्पेशलिटी दिखेगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है ये आपको समझ में आया? क्योंकि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दैट इज द एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल, वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कोई भी कांस्टेंट एल्स देन 0, अदर देन 0 वो नहीं हो सकता। सो अब डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं, उसका नेम देते हैं। -1 मेरा कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 मेरा कौन सा एलिमेंट है,
सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इसका जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है, इसका भी जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता थी, बट ये मैंने आपकी नोटिस में लाई है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ जनरल फॉर्म में, तो उसका जो m और n होता है, या फिर अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो i और j होता है। हम इसे i और j की तरह ही रिप्रेजेंट करते थे, एक मैट्रिक्स को हम इसी तरीके से लिखते थे, राइट। तो i और j अगर मैं लिखती हूं तो उसका i और j क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि सपोज मैंने लिया b इज इक्वल टू bij m क्रॉस m, क्योंकि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं तो फिर तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने का भी कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसे पहले तो m क्रॉस m होना पड़ेगा। bij m क्रॉस n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स only if bij is equal to 0 for I is not equal to j। जब जब मेरा i j के इक्वल नहीं होगा, यानी इस केस में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स मेरी आ रही थी उस केस में तो मेरा i और j जो था वो इक्वल आ रहा था, 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा था। लेकिन जब जब मेरा i j के इक्वल नहीं होगा, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, उस केस में bij कितना आएगा, मेरा 0 आएगा। क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो मैं कह सकती हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स मेरी जो होगी वो तभी पॉसिबल है व्हेन bij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। अगर मैं एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अब कंसिडर करती हूँ, मैंने ले ली एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, उसको मैं अगर डिफाइन करूंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें लिखूंगी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स में लिखूंगी और बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर अब मैं कोई भी रैंडम एलिमेंट की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एलिमेंट ले लिया, तो इसे मैं क्या लिखूंगी, इट विल बी सेकेंड रो एंड अवर थर्ड कॉलम। तो ये हो गया सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। 8 2 3 आ रहा है और 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो वो मेरा bij क्या हो गया, 0। तो आपको डेफिनेशन आई होप बिल्कुल क्लियर है कि b is equal to bij m cross m is said to be a diagonal matrix only if when bij is equal to 0 for all I is not equal to j। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कि ये बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, आपको डायरेक्टली गिवन होगा कि लेट से आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है b जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इतने से ही आपको हिंट मिल गया कि भाई इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने वाले हैं वो सारे 0 होने वाले हैं, इसका जो ऑर्डर होने वाला है उसमें m और n जो है वो सेम होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इफ इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। नाउ अवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। जो डायगोनल मैट्रिक्स थी पहले ही वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, राइट। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तब तक हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ही बोला है कि वो पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी अगर मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लूं तो पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हम बोलेंगे कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि पहले तो ये जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं मेरे डायगोनल में उनके अलावा सारे एलिमेंट्स में 0 बना देती हूँ। अब आगे पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं था स्केलर मैट्रिक्स का। इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि वो कुछ भी हो सकते थे, 1 2 3 कुछ भी हो सकते थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में अगर जो भी यहाँ पे एक एलिमेंट अगर -1 है तो ये तीनों ही एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। अगर मैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेती हूँ तो ये मेरा, अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अगर मैं 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की लिख देती हूँ तो यहाँ पे आएगा अगर 3 3 3 3, बाकी मेरे कितने आ जाएंगे, 0। मतलब बाकी मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरे 0 हो जाएंगे। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आई एम सो सॉरी। नाउ तो ये कंडीशन हमारी बहुत इजी हो गई कि स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होती है, जिसमें भी हमारा के होना चाहिए। जो भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में ये है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, मेरे के होने चाहिए। सो अगर मैं अभी से मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो अब तक तो आपको भी डिफाइन करना आ गया होगा कि कैसे करते हैं।
तो आप मेरे साथ ट्राई कीजिए एक बार. इन जनरल अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेती हूँ B विच विल बी इक्वल टू Bij इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे M क्रॉस My बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो उससे पहले तो ये M क्रॉस M ही रहेगा. अब इसमें क्या कंडीशन है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए. तो पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी कंडीशन हमें साथ में उतारनी पड़ेगी. डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? वेयर व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, तब क्या है? Bij हमारा क्या हो जाएगा उस केस में 0. जब जब I इज नॉट इक्वल टू J तब तक हमारा 0 था. When I इज इक्वल टू J, अब इस केस में क्या था? I इज इक्वल टू J में डायगोनल मैट्रिक्स में हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में वी हैव टू टेक अ सिंगल कांस्टेंट. जो भी मेरा Bij होगा वो सबके लिए Bij मेरा कांस्टेंट ही रहने वाला है. दैट वुड नॉट चेंज फॉर एनी कांस्टेंट k. मतलब k क्या है? फॉर एनी कांस्टेंट k. k कोई भी कांस्टेंट मेरा हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके का कांस्टेंट हो सकता है. तो Bij मेरा k है. कब कब? जब I इज इक्वल टू J है, और जब I इज इक्वल नॉट इक्वल टू J यानी फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. I इज नॉट इक्वल टू J फॉर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो मेरे जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके लिए मेरा जो Bij है वो मेरा 0 रहने वाला है. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है. स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके लिए वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A square matrix in which all elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix. Now further, अब जब हम identity matrix की बात कर रहे हैं तो पहले वो उसका कंडीशन क्या होगी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब तक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई बात नहीं करेंगे. सो पहले तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना लेते हैं. सपोज मैंने इसे बना लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैंने बनाया है. अब आगे क्या बोल रहा है? डायगोनल आर ऑल 1. ये जो हमारा डायगोनल है वो क्या है? 1 है, और जो भी बाकी के एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. यानी अगर ये मेरा डायगोनल है तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1, और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. तो इसमें आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी एज कंपेयर टू द स्केलर मैट्रिक्स. अगर मैं कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स बनाती थी तो वो कैसा होता था? मैं बोलती थी कि ये भी एक कांस्टेंट होना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. सेम था, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और आ गई कि यहाँ पे मैं k एनी कांस्टेंट लिख सकती थी. अब वो कंडीशनली मेरा क्या है? 1 है. सो अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन में लिखा आता है इफ इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल आंख बंद करके आपको ये लिख देना है, ये मेरी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई. अगर बोल देते हैं इफ B इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, सॉरी B नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो हम स्पेसिफिकली I से ही डिनोट करते हैं. हम उसको I से डिनोट करते हैं और यहाँ पे उसको ऑर्डर लगा देते हैं. सपोज मैंने बोला कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. तो आप उसे किस तरीके से डिजाइन करोगे? आपकी 4 रोज होनी चाहिए, उसमें से भी जो पहला एलिमेंट है वो हमारा 1 ही होगा कंडीशनली, बाकी एलिमेंट्स कितने होंगे? 0. उसके बाद इसमें ये 0 होगा और ये क्या होगा? 1 होगा. उसके बाद ये दोनों 0 होंगे, ये 1 होगा. उसके बाद ये तीनों 0 होंगे और ये 1 होगा. बेसिकली ये जो मेरा डायगोनल बना, ये डायगोनल है ऑफ कोर्स, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी थी, तो इसको मैंने लिख दिया था 4 क्रॉस 4. तो क्या मैं नहीं इसे लिख सकती हूँ कि ये I4 है? यहाँ पे मैंने सीधा सीधा कांस्टेंट लगा दिया 4 विच रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे, बस एक ही m या फिर n लिखने से हमारा काम चल जाता था. सिमिलरली इसमें भी हमारा काम चल जाएगा. इसमें भी हमारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू बी 0, एंड जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे. सो अगर मैं इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is M cross M is an identity matrix only if Aij को अगर मैं डिफाइन करूंगी तो वो किस तरीके से डिफाइन होगा? It will be 1 when I is equal to J and 0 when I is not equal to J. स्केलर मैट्रिक्स में हमारी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? Aij क्या होता था? हमारा होता था K if I is equal to J and 0 when I is not equal to J. यही होती थी. जब I is equal to J होता था तो K कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता था हमारी विश का. इस केस में बस इतना ही डिफरेंस आया कि जो ये K है ये भी हमने बाउंड कर दिया है कि दैट हैज टू बी 1 और इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा.
राइट। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली आर टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, ये हमने देख लिया है। ये उसी का एक स्पेसिफिक केस है। अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स में k इज इक्वल टू 1 ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब लास्ट हमारी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। लास्ट हमारी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर उसके सारे ही एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें तो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। 3x3 है तो ये 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे कुछ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स। सॉरी, अभी हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई? क्योंकि ये सीबीएसई का फेवरेट है, और दूसरा क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप बचपन से दो इक्वेशंस को इक्वेट करना सीखते आ रहे हैं, अभी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो हम वो इक्वेट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, two matrices are said to be equal if they are of the same order and their corresponding elements must be equal। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं a is equal to b है हमारा, ठीक है, ये a is equal to b है, तो क्या होगा? पहली बात तो कुछ भी इक्वल होने के लिए एक कैटेगरी तो मतलब सेम होनी चाहिए, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर वो सेम ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो हम कैसे तो उन्हें कंपेयर करेंगे, एंड विदाउट कंपेयरिंग हमारा आंसर भी कुछ आने वाला है नहीं। तो अगर मैंने ये 3x3 ऑर्डर की ले ली और ये भी 3x3 ऑर्डर की ले ली, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मेरे हैं, सपोज ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, A11 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो होगा दैट विल बी इक्वल। अगर यहाँ A11 1 है तो यहाँ पर भी A11 जो होगा मेरा 1 ही होगा। यहाँ पे मेरा A12 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 होगा। यहाँ अगर ये 3 है तो 3 होगा। मतलब एग्जैक्टली सेम उसी का प्रिंट अगर मैं बना दूं तो फिर वो मेरा हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। मतलब अगर A इज इक्वल टू बी है तो एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर मैं इसमें कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लूं, सपोज A32, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A32, अगर मैंने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया है तो वो दोनों सेट में क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। इसमें A32 कितना होगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि 8 एलिमेंट हमारा आएगा। इस केस में A32 कितना होगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यही हमारा आ जाएगा। दोनों सेम आ गए, राइट। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, बेसिकली जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि वो हमारे ऑर्डर भी सेम होगा। अब हम करेंगे पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जो हमने पहले पढ़ा था और जो हमने अभी अभी पढ़ा है। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया हुआ है। For a 2x2 matrix, A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I by j, write the value of A12। हमें बताना है A12 कितना होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन हमारा क्या होगा, A12 में I हमारा 1 है एंड 2 हमारा j है। सिंपली हम इसको पुट कर देना है, 1 I की जगह पे पुट कर दिया एंड 2 हमने j की जगह पे पुट कर दिया, ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई। लेकिन यहाँ हमें बोला है अच्छा बस हमें इतना ही बताना था, हमें कोई मैट्रिक्स वगैरह बनानी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ था इसमें, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा a इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले तो आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। क्यों? क्योंकि इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं I2 लिखती थी तो वो क्या होता था, सिंपल, आपको ये एकदम फिक्स्ड है, ये तो बदलने वाला नहीं है किसी भी क्वेश्चन के लिए। I2 कितना होता था, 1 1 0 0, यही होता था। 2x2 की मैट्रिक्स होती थी, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 हो जाते थे, उनके अलावा जितने एलिमेंट्स थे वो 0 हो जाते थे। तो I2 मतलब बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करना है। नाउ वी नो दैट बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये भी मैं करके दिखा रही हूँ, ये आपके माइंड का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में आया तो प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आया होता तो फिर इसे हम माइंड में कर देते, इतना ही फर्क है। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो इसका A11 इसके A11 से अगर मैं इक्वेट कर दूं तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉस अल्फा जो है मेरा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो क्या प्रोबेबल हो सकता है कि अल्फा क्या है, सिंपल, अल्फा कितना आ जाएगा, 0। कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है,
राइट दूसरा और कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई 0 पे भी होता है, लेकिन अगर हम देखें तो 180 डिग्री पे भी cos अल्फा हमारा 0 ही आएगा, राइट। सो अब साइन अल्फा को भी करके देखते हैं कि क्या आएगा। माइनस साइन अल्फा यानी मेरा A12 जो है दैट विल बी इक्वल टू दिस, इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, साइन अल्फा 0 कब होता है, साइन 0 0 होता है, राइट। तो अल्फा कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में मेरा अल्फा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी थी, हमने बता दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2008 का ये क्वेश्चन है। इफ ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वाली मैट्रिक्स, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हम उतारते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन है जो मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगी तो वहां से अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सबको पता है। ये बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जो आपको मुझसे पहले कर देने चाहिए। 5 - 3 = 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो y - 4 मेरा 3 आ जाएगा एंड y विल बी 7। मैं इसे कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि x + y 9 करती एक इक्वेशन से, मुझे फिर यहाँ से x निकालना पड़ता, फिर मैं यहाँ पुट करती। सिंपली मुझे एक एक वेरिएबल में जो दी वो मैंने कर दिया। ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको इजी रास्ता चुनना है। यहाँ पे देखिए सीबीएसई 2008 का ही ये क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वाली मैट्रिक्स, तो x और y की वैल्यूज क्या होंगी सिंपली। अब यहाँ पे मैं ये वाला पुट करूँ कि ये वाला पुट करूँ, ऑब्वियसली ये पुट करूंगी, मेरा एक ही झटके में क्वेश्चन आ जाएगा। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, प्रेजेंटेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू एम एट 100 इन सीबीएसई देन प्रेजेंटेशन इज द मस्ट। आपको ये चाइल्डिश लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं, प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये आप खुद उतार सकते हो। 3x = 6 हो जाएगा मेरा, x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस y विल बी इक्वल टू क्या, ये A12 will be equal to A12 of this matrix, so it will be minus y is equal to 3, that means y is equal to -3। सिंपल हमारे आंसर्स आ गए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमें 4 वेरिएबल्स गिवन और निकालना है। 2002 एंड 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगेन सीम्स टू बी बोरिंग नो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। x - y = -1। अब यहाँ पे हमें सिंगली नहीं गिवन था, यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स में ही था, तो हमने इसलिए ऐसा करना पड़ा। बेसिकली यहाँ अब होने क्या वाला है कि हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो इसको मैंने सपोज मान लिया 1, और सेकंड भी अगर मैं इसी वेरिएबल में उतार देती हूँ, इट इज इक्वल टू 0। this x - y is equal to -1 and 2x - y is equal to हमारा 0 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, जो कि आप बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसे मैंने ले लिया 2 बाय एडिंग, एड 1 and 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3x is equal to -1, क्योंकि -1 से, अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, सब्ट्रैक्ट 1 from 2 कर देते हैं, 1 from 2, तो कितना आ जाएगा, 2x - x is equal to x, -1 से -y से -y कट जाएगा, 0 - -1 विल बी 1, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। x को अगर मैं y में पुट कर दूं तो विच इम्प्लाइज दैट 1 को मैंने यहाँ पुट किया तो y मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 1 होगा, -2, माइनस से माइनस कट जाएगा 2, सिंपल, राइट। अब हमें z और w भी निकालना है, तो उससे रिलेटेड 2 इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी। यहाँ मैंने लिया 2x plus z is equal to 5 and 3z plus w is equal to 13। फिर इस इक्वेशन से मैं z की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकती हूँ। क्या निकाल सकती हूँ, मेरा x1 आ गया तो z कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी मेरा 3 आ जाएगा, z मेरा 3 आ जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ अगर 3 पुट कर दूँ तो w कितना आएगा मेरा, 13 - 9 5 4, राइट। W की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल सॉल्व करके प्रॉब्लम निकालनी है, जो आप हमेशा से करते ही हो। कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें डायरेक्ट इक्वेट करना है, नथिंग एल्स। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, x + 3, अभी से जल्दी जल्दी करते हैं, देखियो x + 3 क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारा -3, z + 4 हमारा 6 के इक्वल आ जाएगा, z कितना आएगा 2, 2 - 7
विल बी इक्वल टू 3y माइनस 2। अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊं और इसको लेफ्ट साइड लेके आऊं तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। y विल बी इक्वल टू -5/2, राइट। नाउ -6, ये तो सब इक्वल है, कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है a-1, तो a-1 विल बी इक्वल टू -3, सो a विल बी इक्वल टू -2, -3 + 1 इज इक्वल टू -2। नाउ यहाँ पे अगर हमारा c कांस्टेंट है तो 2c - 3 विल बी इक्वल टू 0, 2c + 2 विल बी इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -2 2 -1। मतलब आप इसे समझ पा रहे हो ना, मैंने कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इक्वेट कर रही हूँ, नथिंग एल्स। ये 2c + 2 था तो मैंने इसे इससे इक्वेट कर दिया, सिंपली आई एम जस्ट इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। नाउ हियर b - 3 बचा है, b - 3 विल बी इक्वल टू दिस 2b + 4। इसे मैं अगर इधर लेके गई तो मेरा b होगा और इधर लेके गई तो 7, b is equal to -7। Now next example, find the values of a, b, c and d इन इक्वेट करके, सिंपल। तो अगर मैं पहली इक्वेशन लिखती हूँ 2a + b इज इक्वल टू 4 एंड इसे भी मैं यहीं उतार देती हूँ, a - 2b इज इक्वल टू -3, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब नाउ ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, वरना ये तो आपको आना ही चाहिए। मल्टीप्लाई 2/2 4b - 6 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, सिंपल। अगर बाय मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके, तो कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, -5b विल बी -10, b विल बी इक्वल टू 2, सिंपल। अब b को पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरा a कितना आ जाएगा, माई a विल बी इक्वल टू -3 + 2 × 2 दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। ऑल राइट, अब मेरा आ जाएगा c और d, तो 5c - d, अब बताओ किसके इक्वेट होगा, ये इससे इक्वेट होगा। why? बिकॉज a21 विल बी इक्वल टू a21, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने इक्वेट कर दिए विच इज इक्वल टू 11। तो मेरा और सेकेंड इक्वेशन आ गई 4c + 3d इज इक्वल टू 24 बाई इक्वेटिंग दीज टू। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन्हें फर्दर सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 3/3, सेम सेम आ रहा है, सेम 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 सेम। तो 5 3 = 15, 3d 33, 4c सिंपल ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये हमें सिंपली ऐड करना है, ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 19c, ये हमारा कट जाएगा एंड 57, c हमारा आ जाएगा 57/19, 19 3s c इज इक्वल टू 3। इसे ही अगर मैं d3 में यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4 एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दी डे। हमारे सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 3.1 रेफर कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ये हमारा बहुत ही ईजी गोइंग चैप्टर है, बहुत स्मूथली हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू।